और भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं FCRA अमेंडमेंट बिल 2020। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2020। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1976 के अंदर। इसको उसके बाद में पहली बार अमेंड किया गया 2010 के अंदर, और उसके बाद अभी 20 सितंबर 2020 को इसका दोबारा अमेंडमेंट के लिए लोकसभा के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था। तो इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। सितंबर 2020 को इसका इंट्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में किया फॉर अमेंडमेंट। उसके बाद 21 सितंबर 2020 को ये पास कर दिया गया लोकसभा से, और 23 सितंबर को 2020 पास कर दिया गया राज्यसभा से। तो यानी अब ये अमेंडमेंट लागू हो चुका है। अब FCRA क्या है, ये क्यों बनाया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में जो अमेंडमेंट्स हुए उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। होता क्या है कि हमारी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए काम करती हैं और पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करती हैं। तो इसके अंदर इंडिविजुअल भी आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाते हैं। तो इन लोगों के काम को देखते हुए फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है, यानी पैसा आता है, जो लोग अपनी मर्जी से डोनेट करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को इनका अच्छा काम या सपोर्ट करने के लिए किसी भी कंट्री के इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर में या उनके अपलिफ्टमेंट में, रूरल सोसाइटी या जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि किसी भी देश में उस देश के अलावा कोई बाहर का आदमी अगर फंड डोनेट कर रहा है किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन जनरली NGOs को आया करता था या कुछ एक इंडिविजुअल्स को आया करता था। इसके लिए सरकार ने 1976 में इसे रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसे FCRA एक्ट बोला गया। उसके अंदर नॉर्म्स थे, नियम कानून थे, जिनके अकॉर्डिंग वो आदमी फॉरेन डोनेशन ले सकता था। तो कौन कौन लोग इसके अंदर डोनेशन नहीं ले सकते थे? फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है वो नहीं ले सकता, कोई जज नहीं ले सकता, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं ले सकता। तो अभी का जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर इन्होंने ये गवर्नमेंट सर्वेंट की डेफिनेशन को इंक्रीज करके पब्लिक सर्वेंट कर दिया है। दोनों में डिफरेंस है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले एक छोटी कैटेगरी थी उसको अब इन्होंने बड़ा कर दिया है पब्लिक सर्वेंट, यानी कोई भी आदमी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार से पैसा लेते हुए पब्लिक की सर्विस कर रहा है वो अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है कि भाई मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं तो मैंने सैलरी देनी है एम्प्लॉयज की, खर्चा वर्चा करना है, बिल्डिंग के ऊपर कर दिया या उसको चलाने के लिए कर दिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की पहले कैप थी 50%, अब उस कैप को कम करके 20% कर दिया है, यानी 50% से 20% इसको कर दिया गया है, यानी कम हो गई है। इसको करने का मतलब ये था कि ये कह रहे हैं कि अब आप जो खर्चा ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग पे करोगे, यानी बेसिकली आपके एम्प्लॉयज पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रंग रोगन पे, बिल्डिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कम करना है। आपको अदर एक्टिविटीज, यानी जो आपका मेन पर्पज है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को खाना प्रोवाइड करना या लोगों को सिखाना, जो भी आपकी NGO का या ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है उस पर खर्च करो आप। तो ये दूसरा अमेंडमेंट हो गया। तीसरा अमेंडमेंट ये है कि पहले ये कहा जाता था आप किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर आपका FCRA अकाउंट नहीं भी बनाओ तो आपका नॉर्मल अकाउंट होगा, आपके पास में FCRA का रजिस्ट्रेशन होगा, आप उस अकाउंट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। अब इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया है कि हमारे द्वारा नियुक्त की गई किसी भी बैंक की ब्रांच के अंदर आप FCRA अकाउंट खुलवाओगे। वो कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। उसकी किसी भी ब्रांच में आपका FCRA अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में बाहर से डोनेशन आएगा।
फॉरेन डोनेशन सिर्फ उसी अकाउंट में होगा। अब इसके ऊपर एनजीओज ने कहा कि साहब हमारी तो हर जगह ब्रांच फैली हुई है इंडिया के अंदर, हम एक ही बैंक से अगर एक ही ब्रांच से डील करेंगे तो हमें तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस अकाउंट में लीजिए, बाकी आप एफसीआरए अकाउंट बाकी शेड्यूल्ड बैंक में किसी भी सिटी किसी भी स्टेट में खुलवा सकते हैं, उस अकाउंट से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके यूटिलाइज कीजिए, लेकिन लेना आपको उसी अकाउंट में। तो ये आपका तीसरा अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, चौथा अमेंडमेंट क्या है? जनरली क्या होता था कि ये जो पूरा लाइसेंस है या एफसीआरए का सर्टिफिकेट है, ये 5 साल की वैलिडिटी रखता है। होता था कि ऑर्गेनाइजेशन जनरली 3 साल के लिए काम किया, उनका काम पूरा हुआ, 2 साल की ज़रूरत नहीं है उनको, तो वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर देती थी, मतलब अब उनको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया है अमेंडमेंट के अंदर, इन्होंने कहा है कि भैया आप जब सरेंडर करोगे तब हम इंक्वायरी करेंगे। क्या इंक्वायरी करेंगे? कि आपने 3 साल के अंदर जो जो डोनेशन लिया है उसका कोई गलत यूज़ तो नहीं लिया, वो पैसा गया तो उसको कहाँ खर्च किया, ये पूरी इंक्वायरी के बाद में आपका सर्टिफिकेट हम एक्सेप्ट करेंगे कि आप सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, चौथा अमेंडमेंट ये हो गया। पांचवा अमेंडमेंट, रिन्यूअल होता था लाइसेंस का, तो अब जब भी रिन्यूअल होगा लाइसेंस का तो उस रिन्यूअल के अंदर जिस भी पर्सन के नाम पर रिन्यूअल हो रहा है उस पर्सन की प्रॉपर स्क्रूटनी की जा सकती है। की जा सकती है मतलब अब प्रॉपर इंक्वायरी अगर मेरा मन होगा तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रावधान डाल दिया गया है एफसीआरए रेगुलेशन एक्ट के अंदर कि भैया तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक है या नहीं है, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हो वो सही है या नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है या नहीं है, इन 5 सालों के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर, केस दर्ज हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें इंक्वायरी में आ सकती हैं। ये कौन सा हो गया? ये 5वां अमेंडमेंट हो गया। छठा अमेंडमेंट क्या है? अब आधार कंपल्सरी कर दिया गया है फॉर एनी पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर एफसीआरए। अब इसके ऊपर डाउट भी उठे थे। क्या डाउट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आधार कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन के बिहाफ पे अगर एफसीआरए का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो उसको आधार सबमिट करना पड़ेगा, उसका ही नहीं एनजीओ के पूरे एम्प्लॉयज का करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट हो गया? ये छठा अमेंडमेंट हो गया। अब इसके बाद में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले ये नॉर्म था कि अगर कोई दिक्कत होती है या कोई भी आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी आती है तो ये गवर्नमेंट बॉडी के पास में ऑथराइजेशन था कि आपकी जो सर्टिफिकेट है उसको 180 डेज तक सस्पेंड किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, 180 डेज तक सस्पेंड किया जा सकता है। अब इन्होंने अमेंडमेंट लाके ये कह दिया है कि हम 180 डेज प्लस 180 डेज तक सस्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली हम पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए सस्पेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये 7वां हो गया। अब इसके अंदर मैं सिर्फ आपको 2 पहलू बता दूंगा कि सरकार ने ये अमेंडमेंट क्यों किया और इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। सरकार ने ये अमेंडमेंट किया ये कहते हुए कि इसकी वजह से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी और दूसरा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसका मिसयूज नहीं होगा। उसी के अगेंस्ट में या उसके कॉन्ट्रडिक्शन में बोल सकते हैं हम, इंटरनेशनल कम्युनिटी है आईसीजे यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ज्यूरिस्ट, जो कि जिनेवा में बेस्ड है। ये ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट बोले जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जो एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ है 2020 के अंदर, ये अगेंस्ट लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिया है टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। कहने का पर्पज ये है कि इंडिया के जो लीगल ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रूवर्ड्स, वो ये फॉलो नहीं करता है, राइट टू फ्रीडम सप्रेस कर रहा है। उसी का साथ देते हुए हमारे इंडियन जो इलेक्टोरल कैंडिडेट्स हैं या जो भी मेंबर्स हैं, उनकी वॉइस ये कह रही है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और ये वाले अमेंडमेंट्स किए, इसकी वजह से एनजीओज अब दबाव में आ सकते हैं, उनके ऊपर हरेसमेंट ज़्यादा हो सकता है और वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकते। तो ये पूरे वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको सारे अमेंडमेंट्स बहुत छोटे तरीके से समझाएं
बट क्रिस्प तरीके से समझा है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। अगर और भी कोई टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।